बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक है शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में होने वाला इजलास और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक की कॉल। सिर्फ इन दो के ऊपर बात करेंगे। और जो SCO कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको थोड़ा SCO का बैकग्राउंड भी बता दूं। ये कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुआ और अब पाकिस्तान के अंदर जो इजलास होने जा रहा है इसकी क्या अहमियत है। इसका जो आगाज़ है वो होता है 2001 में। 6 ममालिक मिले और उन्होंने चीन के शहर शंघाई में इस तंजीम की बुनियाद रखी। उन 6 ममालिक के अंदर चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 6 ममालिक थे। इन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी। जो इसका बुनियादी मकसद है, यानी कि मैं अगर वन लाइनर कह सकूँ तो इस खित्ते के अंदर अमेरिका का जो असर व रसूख है उसको काउंटर करने के लिए ये तंजीम बनाई गई। अब इसके अगराज़ व मकासद में 3 चीज़ें शामिल हैं। वो हैं कि इस यानी खित्ते की जो इक़्तिसादी सूरत हाल, इसकी सिक्योरिटी सूरत हाल और इसके सियासी मामलात, इसके ऊपर गुफ्तो शनीद और इसके ऊपर बातचीत और इसके ऊपर जो लाए अमल और हिकमत अमली बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और इसमें बादज़ां ममालिक जो है वो शामिल होते रहे। पाकिस्तान भी कोशिश करता रहा, इंडिया भी करता रहा और बिलाखिर 2017 में वो इसके मुस्तकिल मेंबर बन गए। तो इस तरह इस तंजीम के अरकान जो है उसकी तादाद हो गई 8, मुस्तकिल मेंबर्स की तादाद 8 हो गई। और उसके बाद 2 और ममालिक इसमें शामिल हो गए, उसमें ईरान है और बेलारूस है। और इस तरह इनके जो मुस्तकिल मेंबर हैं उनकी तादाद बन गई 10। और इस प्लेटफॉर्म को यानी कि इन 10 मेंबर्स का जो ये तंजीम है इसको अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जाता है। उसकी वजह आप इसमें देख लें, ताकतें कौन सी हैं। इसमें 4 तो एटमी ताकतें हैं, उसमें रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, इंडिया। फिर आबादी के एतबार से देखा जाए, जो ग्लोबल दुनिया की आबादी है, अगर उसके एतबार से देखा तो 40% आबादी जो है दुनिया की वो इन ममालिक पर यानी इस तंजीम के अंदर वो समाई हुई है। आप इंडिया को देख लें और चाइना को देख लें, नंबर 1, नंबर 2। फिर आप पाकिस्तान को देख लें, इसी तरह जो बाकी ममालिक को मिला लें तो आबादी के एतबार से 40% आबादी का जो प्रपोर्शन है वो इन यानी कि तंजीम के अंदर वो शामिल है। तो यानी कि आप वज़न के एतबार से इसको देखें तो ये वो है। और 2 ऐसे ममालिक भी हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो चीन भी है और वो रूस भी है। वो दोनों मुल्क भी इसमें शामिल हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए दूसरा, इसमें जो ऑब्जर्वर ममालिक की तादाद है वो 2 हैं। और इसके अलावा 14 ममालिक ऐसे हैं जिनको डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया। सो अगर आप पूरे को देखें तो इसका बड़ा भारी भरकम वज़न है। 2 ऑब्जर्वर ममालिक, 14 जो है वो डायलॉग पार्टनर्स और 10 इसके मुस्तकिल जो मेंबर हैं वो भी हैं। और फिर इसके अलावा अब जो पाकिस्तान के अंदर यानी इसका जो वो होने जा रहा है इजलास का इनेकाद, और इसका रिवायत ये है कि हर साल एक जो मेंबर मुल्क होता है वो इसको होस्ट करता है। पिछले साल इंडिया ने होस्ट किया और इस साल पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। बड़ी भरपूर तैयारियां हुई हुई हैं। इस्लामाबाद जो है इस वक्त मैंने उसको इससे पहले इतना खूबसूरत नहीं देखा जितना कि इस वक्त उसको सजाया गया। बिलखुसूस रेड जोन को अगर देखें तो वो जो है ना, वो रोशनी और चक्काचौंध वो बंदे को हैरान कर देती है, बंदा दंग रह जाता है। एक चीज़ और इसके अलावा भी जो वो तमाम रास्ते जो डी चौक या रेड जोन की तरफ जाते हैं उन सबको भी सजाया गया। ये एक नुमाया चीज़ है। और दूसरी जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, आपको हर तरफ पुलिस के दस्ते और उनकी जो पेट्रोलिंग है वो नज़र आ रही है। पाक फौज के दस्ते, फिर इसी तरह पाक रेंजर्स, FC, सब के सब तैनात हैं और हर तरफ, लेकिन सब कुछ पीसफुल चल रहा है। और इंटेलिजेंस जो है वो बड़ा अपना भरपूर काम कर रही है। इसके अलावा ड्रोन्स के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग भी हो रही है। कुछ रास्ते हैं जो रूट के हैं उनको यानी सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको बंद किया गया है। और ताहम जो मुतबादिल रास्ते हैं सिक्योरिटी का प्लान जो है वो भी दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस बिलखुसूस मैं उनको सलूट करूँगा, वो सिस्टम जो है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से, उनकी डे एंड नाइट ड्यूटीज़ हैं, शिफ्ट्स हैं, वो लगे हुए हैं, वो भी अपना भरपूर काम कर रहे हैं। यानी कि एक भरपूर गहमा गहमी है इस्लामाबाद के अंदर, बिलखुसूस रेड जोन और उसके अराउंड जो एरिया है सारा। बहुत सारे वफूद जो हैं वो पहुँच चुके हैं और बहुत सारे वफूद आज रात पहुँचेंगे, कुछ कल दिन में पहुँचेंगे और कुछ वफूद जो हैं वो कल रात पहुँचेंगे। 2 दिन की ये यानी कि ये इजलास है 15 और 16 तारीख का, यानी कि मंगल और बुध, ये 2 दिन हैं जिसमें ये इजलास जारी रहेगा। और इसकी ख़ास बात यह है इजलास की कि 2 बिलखुसूस मैं कहूँगा, वैसे तो मुतादिद ममालिक के वज़राए आज़म आ रहे हैं, लेकिन 2 ममालिक बिलखुसूस चीन और रूस, इनके जो वज़राए आज़म हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और दोनों वीटो पावर्स भी हैं
और दोनों एटमी ताकत भी हैं ऑब्वियसली। और तीसरी चीज़ जो है वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर, वो भी इसमें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त तक रूस का जो वफ्द है वो पहुंच चुका है, इंडिया का वफ्द पहुंच चुका, ईरान जो है वो भी इसका हिस्सा है ऑब्वियसली, उसका वफ्द भी पहुंच चुका और मुतादिद वफूद और भी हैं। ये सिलसिला जारी व सारी है। अब इसमें अहम तरीन चीज़ क्या होगी? अहम तरीन इसमें चीज़ जो होने वाली है, दो बड़े इस वक्त तनाज़ात हैं जिनका कि इस वक्त आलमी बरादरी को सामना है, यानी पूरी दुनिया को, सबकी नज़रें वहाँ टिकी हुई हैं। एक ईरान इसराइल जंग है और दूसरा यूक्रेन जंग है। अब ईरान इसराइल जंग के अंदर ईरान फरीक है, उसकी जानिब से इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया वो आपको मालूम है, वो तफसीलात हम बता चुके हैं। और इस वक्त जो आलमी बरादरी के अंदर जो खदशात हैं, जो कि जिसका इजहार भी किया जा रहा है तरफ़ैन से, यानी कि ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी। ईरान चूँकि अपना कार्रवाई कर चुका, अब इसराइल जो है वो इस चीज़ के ऊपर यानी कि वाजिद है कि वो इसका बदला लेगा। उसके ऊपर बहुत सारी क़यास सराहियाँ जारी हैं कि उनके जो एटमी तनसीबात हैं वो हो गई, या उनकी जो सप्लाई लाइन्स हैं पेट्रोलियम की वो हो गई, मुतादिद यानी कि इस तरह की बातें वो हो रही हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस चीज़ के ऊपर है। जो भी इस तरह का दो ममालिक का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें वो सिर्फ दो ममालिक अफेक्ट नहीं होते, फिर उसमें आलमी बरादरी पूरी दुनिया अफेक्ट होती है। फ़र्ज़ करें ईरान है, अगर उसकी पेट्रोलियम की जो सप्लाई लाइन्स हैं उनको हिट किया जाता है तो आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। जब उस पर फ़र्क पड़ेगा तो ये फिर आलमी सतह पर एक इसका असर भी होगा। अब ईरान वो इसमें शामिल है, और जो ऑब्वियसली ईरान के साथ रूस है, यहाँ चीन है, पाकिस्तान खुद है, फिर इंडिया भी है। तो ये सारी यानी कि इंडिया जो है वो हमास की मजम्मत करता है, और इंडिया भी शामिल होगा, ईरान भी यहाँ पे शामिल है, चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान भी है, और दीगर ममालिक जो हैं सारे खित्ते के वो ममालिक जिनके ऊपर इसका असर पड़ सकता है, करीब तरीन जो है अराउंड सेंट्रल एशिया में, तो वो ममालिक इसमें शामिल है। यानी कि एक मेरा नुक्ता ये है बुनियादी, ईरान इसराइल जंग, उसके ऊपर यहाँ क्या बात होगी और एलामिये के अंदर उसका क्या तज़किरा होता है, वो एक ख़ास अहमियत का हामिल होगा। और यूक्रेन वॉर जो कि एक तवील अरसे से जारी है ऑब्वियसली, उसमें अब रूस ऑब्वियसली आ रहा है, तो उस पर भी एन मुमकिन है कि कोई बातचीत हो। फिर अगर बायलैटरल की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान बिलखुसूस, अगर यानी कि मसला कश्मीर भी है सर्टनली, और इंडिया जो है उसकी खुसूसी हैसियत कश्मीर की वो बदल चुका है, अपने आइन को यानी कि अमेंड कर दिया, 370A को ख़त्म कर दिया, तो जो उसकी खुसूसी स्टेटस था कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, वो ख़त्म हो गया। तो अब उसने अपना हिस्सा बना लिया इंडिया ने, ऑब्वियसली वो एक अहम मामला है। फिर इसके अलावा जो दीगर फ़वाइद हैं, इसके फ़वाइद की अगर मैं बात करूँ या अहमियत की बात करूँ, पाकिस्तान इस वक्त माशी फ्रंट के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। IMF के साथ उनके मामलात हो गए, सऊदी वफूद जो है वो पाकिस्तान आए और उनके साथ मुआहदे भी हुए बहुत सारे, $2 अरब के करीब। फिर इसी तरह बहुत सारे पाइपलाइन में भी हैं, और दीगर ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के जो मुआहदे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। और ये अब जो स्टेट्स आ रही हैं जिसमें रूस भी है, चीन भी है बिलखुसूस, और इसके अलावा जो दीगर रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की, उनके साथ पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, एक तो इजलास होता है, लेकिन जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं साइड लाइन्स के ऊपर, वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चीन के साथ जो मामला चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, रूस के साथ, फिर इसी तरह जो दीगर रियासतें हैं उनके साथ, बिलखुसूस जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद इसकी जो एक और अहमियत होगी, बिलखुसूस अगर मैं देखूँ इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में, तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड उसका दे दूँ। पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं, 9 साल के बाद भारत की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आखिरी मरतबा 2015 में सुषमा स्वराज वहाँ की वज़ीर ख़ारजा थी, और वो पाकिस्तान आई थी इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। और ये वही साल था जब नरेंद्र मोदी बाद अज़ां अचानक लाहौर के दौरे पे पहुँचे, और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी हुई, आपको याद होगी। शादी का मौका था और वो अफ़गानिस्तान में थे, वहाँ से उड़े और डायरेक्ट आ गए, तो पूरी दुनिया हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया की यही एक उम्मीद की किरण थी कि कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब आप देखें हमसायों के हवाले से अगर आप देख लें, एक हमारा हमसाया इंडिया, उनके साथ जो मामला ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम है। दूसरा ईरान वाला हो गया, ईरान इस वक्त जंग के दहाने पे खड़ा है। तीसरा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामला चल रहे हैं वो भी आपको मालूम है, दहशतगर्दी की जो यानी कि हालिया लहर है उसको भी जहन में रखें। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से कि 3 हमसायों के जो मामलात हैं वो इस तरह हैं, ईरान को देखें, अफगानिस्तान को देखें और इधर इंडिया को देखें। तो अब इंडिया का यानी कि मैं आपको गुजारिश कर रहा था, उस वक्त ताल्लुकात कुछ बेहतर थे, मोदी साहब आए, उससे पहले सुषमा स्वराज आई, और उसके बाद 2 बड़े यानी वाक़यात हो गए जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। 2016 के अंदर आपको मालूम है पठानकोट का वाक़या हो गया,
और सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई, पेचीदा हो गई। फिर उसके बाद 2019 उसमें तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं काम बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और वो था कि इंडिया ने कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सर्दमोहरी का शिकार हैं, बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं। जो एक अहम डेवलपमेंट हुई थी वो गुज़श्ता साल हुई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो है वो इंडिया गए, इसी SCO कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत भी की, और अब उनकी जानिब से, इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर, वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंडिया की जानिब से ये 9 साल के बाद कोई बड़ा दौरा है, जबकि बिलावल भुट्टो का जो दौरा था वो पाकिस्तान की जानिब से किसी भी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल में पहला दौरा था। तो ये सूरत हाल है, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। गो के जो बड़े मुबस्सिरीन हैं या साबिक सफारतकार हैं वो इससे कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। बहरहाल एक विंडो ज़रूर है, बातचीत का दरवाज़ा खुलता है, बर्फ़ पिघलती है, आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़ते हैं, तो वो भी यानी कि यहाँ पे मामला डिस्कस होगा। तो इसके ऊपर नज़र भी रखेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर, और आपको आगाह भी करते रहेंगे इस हवाले से। अब आते हैं जो इससे जुड़ा हुआ तीसरा इशू, मैंने दूसरा इशू आपको बताया था, ये तो हो गया इसका मामला। अब डोमेस्टिक लेवल पे अगर आ जाए, मैंने आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बता दी कि इस्लामाबाद को इस वक्त एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं, यानी कि आपको पाक फौज के दस्ते, रेंजर्स के दस्ते, पुलिस के दस्ते, FC और ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग, ये सब चीज़ें आपको इस्लामाबाद के अंदर नज़र आ रही हैं। और तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को D चौक में एहतजाज की कॉल दी हुई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है, जो कि वजह लेजिटिमेट है, उनका ये कंसर्न है, उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए तो कोई एहतजाज नहीं है। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ रेड जोन में D चौक में आकर एहतजाज करेगी। अब ये दो, जिसको कहते हैं ना पोल्स अपार्ट, दो ऑपोजिट चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ जो सूरत हाल वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त रेड जोन एंड इसके अराउंड बिलखुसूस, और फिर लेयर्स यानी पीछे चले जाए तो सिक्योरिटी तो बड़ी दूर तक है, सिक्योरिटी बड़े सख्त तरीन इंतजाम हैं, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो इनकी रिहाइश गाहें हों, चाहे माफ़ कीजिएगा, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों या वो इनके रूट्स हों, हर तरफ आपको सिक्योरिटी नज़र आ रही है। अब तहरीक इंसाफ की इस कॉल पर एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तकसीम पैदा हो गई, कुछ इसके हक में है और कुछ इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप है वो अपनी कॉल के ऊपर कायम है कि 15 अक्टूबर को, जो कि पहला दिन होगा कॉन्फ्रेंस का, वो यहाँ पे कॉल करेंगे। वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत और उनकी जो उनके हवाले से जो उनके कंसर्न, जो उनके खदशात हैं, उनके बारे में हुकूमत आगाह भी नहीं कर रही और मुलाकात की इजाज़त भी नहीं देती। तो अब तक हुकूमत ने इनको इजाज़त नहीं दी। आज तहरीक इंसाफ ने पहले तो अदालत से रुजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई, इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनकी दरख्वास्त गई मुलाकात के हवाले से, वहाँ उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और अदालत ने करार दिया कि जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद जो जेल के SOPs हैं उसके मुताबिक इनकी मुलाकात कराई जाए। वो तो वैसे भी हो जानी थी, तो फिर अदालत में दरख्वास्त देने का मकसद कोई नहीं था। सो पहले उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। आज बैरिस्टर गौर साहब, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से वजारत दाखिला को दरख्वास्त लिखी गई और वो उनको मौसूल भी हो गई। उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने इस्तदा की है कि उनकी और साहबजादा हामिद रज़ा की इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात करवाई जाए, ताकि उनके जो खदशात हैं और उनकी जमात के जो खदशात हैं वो दूर हो सकें। तो दरख्वास्त तो मौसूल हो गई, जवाब मेरा ख्याल है कि हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी। उसकी वजह SCO कॉन्फ्रेंस कतई तौर पर नहीं है। SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगी। मुलाकात पर पाबंदी की जो असल और बुनियादी वजह है वो है मुजव्विज़ आइनी तरामीम, जो कि इस वक्त हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है कि उसको SCO की आड़ में ही मंजूर करवा लिया जाए। इमरान खान साहब पे पाबंदी बरकरार है अपनी जगह पे। इस वक्त तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की अशद ज़रूरत है, उसकी उनकी रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए और लाही अमल देने के लिए। अब तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का मुतबादिल तो कोई भी नहीं है, और कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो जाए कि वो एक ऐलान करे तो पूरी पार्टी उसको लब्बैक कहे। और गंडापुर साहब को बड़े स्विफ्ट तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है, पार्टी के अंदर से भी और इसके बाद हुकूमत की जानिब से भी, कि वहाँ पे जो मामलात बने हैं KP में ग्रैंड जिरगे वाले, उस तनाजुर के अंदर गंडापुर साहब वहाँ पे चले गए, गोशा नशीनी में हैं, वो तहरीक इंसाफ की तनकीद के जद में हैं, तो वो तो साइड पे हैं। अब उसके बाद पीछे बंदा कोई नहीं बचता, और कि कोई एक लाए अमल दे दे जिसके ऊपर सारी पार्टी अमल करे। एक कॉल की, यानी ये जो कॉल दी गई 15 अक्टूबर वाली, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम, गहरी तकसीम पैदा हो गई है, यानी कि एडिशनली अब तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की ज़रूरत है, और हुकूमत ने ये तार काट दी है।
राब्ता मुनक़ता कर दिया है। बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन में रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त कन्फ्यूजन में है और इसी कन्फ्यूजन के अंदर वो हल्ला बोल के अपनी वो जो तरामीम है उनको मंजूर करवा लें और तहरीक इंसाफ को खबर तक ना हो। और बुनियादी मकसद भी इस वक्त यही है, जो तरामीम वाला इशू है उसको हुकूमत ने इंतहाई सीक्रेट रखा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह है कि तहरीक इंसाफ के कान में कोई खबर ना पड़े कि आखिर हुकूमत करने क्या जा रही है, नंबर कैसे पूरा कर रही है। और मौलाना साहब भी इस हवाले से हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को एक्चुअल पिक्चर की खबर तक नहीं होने दे रहे कि ये कार्रवाई कब डलनी है और क्या होना है और कैसे होना है। तो इस चीज़ के हवाले तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है कि उनको कुछ तो मालूम हो सके, लेकिन उनको मालूम नहीं हो रहा। जो मुलाकात की पाबंदी की बुनियादी वजह है वो ये तरामीम है, ये SCO कॉन्फ्रेंस नहीं है। किसी तरह का खुदा न खास्ता कोई, यानी कि अगर बैरिस्टर गौर साहब जाते हैं या बैरिस्टर अली जफ़र साहब जाते हैं या उनकी हमशीरा जाती हैं तो इसमें कौन सा दहशतगर्दी का खदशा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल हुकूमत की एक सियासी चाल है और उन्होंने चाल चल दी। तहरीक इंसाफ इस वक्त खासी परेशान है और परेशान होना नेचुरल है, उनका बनता भी है। हमारी फिर हुकूमत से इस्तदा है कि इस मामले को बेहतर अंदाज में हल किया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा क़यासराइयाँ हो रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो उनका खात्मा करने का वाहिद तरीका ये है, क़यासराइयों का खात्मा करने का, कि उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए ताकि उनके कंसर्न्स जो हैं वो दूर हो जाएँ। इमरान खान साहब को वो देख भी लें, उनकी गुफ्तगू भी कर लें और जो पैगाम हो वो अपनी पार्टी को पहुँचा भी दें। बहरहाल आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।